सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से सामान्यतः कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे कि यदि आप यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी की परीक्षा दे रहे हैं हिंदी विषय से, स्टेनोग्राफर की, लेखा परीक्षक की, हिंदी अनुवादक की, पुलिस सब इंस्पेक्टर की, डिप्टी जेलर की, सीबीआई, बैंक परीक्षा इत्यादि। लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी से कुछ न कुछ प्रश्न सामान्य हिंदी से अवश्य आते हैं। तो आपको इस चैनल में सामान्य हिंदी का पूरा व्याकरण शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ने को मिलेगा। मेरा प्रयास है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरह से करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज ये पहला दिन हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला से अनिवार्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला से संबंधित आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला के जो प्रकार हैं कि कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, और मुख्यतः आज हम स्वर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें, और फॉलो कीजिए हमारे इस ईडू विशारद चैनल को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और यदि आप सोशल मीडिया में कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर ईडू विशारद को आप हैशटैग कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मुख्य पाठ है वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और अनिवार्यतः इससे प्रश्न आता है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, और ये यदि क्लियर हो जाता है आज का पहला दिन तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि या वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी होती है? ध्वनि होती है अथवा वर्ण। ध्वनि को हम उच्चारित इकाई मान सकते हैं और वर्ण को लिखित इकाई मान सकते हैं। इसके बाद जो इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं। इसके बाद अक्षर। अभी तक आपको लगता होगा कि अक्षर और वर्ण एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द है राम। यदि परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं, यदि इसमें पूछा जाए कि राम जो शब्द है, इस शब्द में कितने अक्षर हैं, तो अक्षर कितने हैं इसमें? 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। और यदि ये पूछा जाता है कि इस राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो इसमें 4 वर्ण हैं। कैसे होगा? हम इसका वर्ण विन्यास करते हैं। तो वर्ण विन्यास जब करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, र, ये नीचे जो मैं हलंत कर दिया, इसका अर्थ होता है कि र जो हमारा व्यंजन है उसमें से अ को अलग कर दिया, मतलब अ के बिना लिखा हुआ है, प्लस अ। ये र स्वर विहीन है, प्लस अ से मिलकर के ये पूरा र बना। तो यहाँ पर राम है, बड़ा आ है, तो यहाँ पर प्लस के बाद बड़ा आ होगा। प्लस म, हलंत करिए, प्लस अ। अब गिनिए यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 वर्ण। इन चारों वर्णों से मिलकर के ये राम शब्द बना है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्ण और अक्षर जो अभी तक आप मानते होंगे कि एक ही चीज है, तो ये अलग अलग हैं। इस उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वर्ण को लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और अक्षर को सिलेबल बोलते हैं। अब चलिए अक्षर के बाद चलते हैं। तो अक्षर के बाद जो इकाई, अक्षरों का जो समूह होता है, ये मिलकर के शब्द बनता है। शब्द, इसका एक और नाम है, उसको हम पद बोलते हैं। अब फिर देखिए दूसरा आ गया। शब्द और पद लगभग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, शब्द स्वतंत्र होता है। यहाँ पर राम शब्द लिखा हुआ है तो ये शब्द है, जबकि पद नहीं है। पद किसे कहते हैं? एक वाक्य लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर राम जाता है, ये वाक्य हुआ हमारा राम जाता है। अब इस वाक्य में 3 शब्द हैं, लेकिन इस वाक्य में जो प्रयुक्त हुए हैं शब्द, तो एक एक पद कहे जाएंगे। जाता एक पद हुआ, राम एक पद हुआ, है एक पद है।
अब देखिए यहाँ पर कंफर्म हो लीजिए, क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट को कि जब वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो सभी शब्द पद कहे जाते हैं, और जब एक ही बार कोई शब्द लिखा होता है तो शब्द होता है उसे पद नहीं कहते हैं। बहुत छोटा सा अंतर है। इसको इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक, तो सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि हुई। वर्ण, अक्षर, शब्द, शब्द को पद भी बोलते हैं। अब शब्दों से मिलकर के अथवा पद से मिलकर के, ये आप वर्ण और अक्षर भी समझ गए हैं, इसको भी यहां से इरेज कर देते हैं। यहां से हटा दिया। देखिए, अक्षर के बाद शब्द पद। अब पदों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। इसके बाद पदबंध बोलते हैं। पदबंध के बाद उपवाक्य आता है, और उपवाक्य के बाद वाक्य। ये वाक्य भाषा की सार्थक इकाई। ये कोई पूछता है कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, तो वाक्य है, और सबसे छोटी इकाई ध्वनि अथवा वर्ण है। अब चलिए हम बात करते हैं, ये तो थोड़ी सी भूमिका हुई, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पदबंध, वाक्य, उपवाक्य क्या होते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने वर्ण हैं उनका एक व्यवस्थित समूह। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थित समूह। ऐसा नहीं कि कोई भी से क ख ग घ इंग लिखा है, च छ ज झ इया लिखा है तो ज छ ज ऐसे लिखा है तो वर्णमाला हुआ, ऐसा नहीं। क्रम से लिखा हो, क ख ग घ। इसी तरह स्वर अ आ इ ई, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कि हिंदी में कितने वर्णमाला हैं? यदि मान ली प्रश्न आता है तो हिंदी में कितने वर्णमाला हैं, तो आप कंफर्म हो जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि कुल वर्ण 52 हैं। कैसे याद रखेंगे? ताश में जितने पत्ते होते हैं हिंदी में उतने वर्ण होते हैं। इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो 26 दूना 52। इंग्लिश में जितने लेटर हैं उसका दुगना हिंदी में होता है, 26 दूना 52। और 52 ऐसे याद रहेगा कि ताश में जितने पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते की संख्या जितनी होती है उतने हिंदी में वर्ण होते हैं। तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं? 52। अब चलिए, अब हम देखते हैं जो ये 52 होते हैं कुल, तो कितने भागों में विभाजित होते हैं। पहले हम इसको देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्वर, स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? विकल्प में लिखा रहता है 11, 12, 13, 14। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, बिल्कुल याद रख लीजिए। अब कैसे होते हैं इसको आगे मैं क्लियर करूंगा। अभी हम केवल ये देखते हैं कि ये जो कुल हमारे वर्ण हैं 52 हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको विभाजित करते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह, ये भी प्रश्न बहुत आता है। अयोगवाह कुल कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा व्यंजन में, पहले इसको देख लेते हैं फिर स्वर की हम बात करेंगे। व्यंजन, तो व्यंजन में भी हम विभाजित करते हैं स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर इसके बाद आता है अंतस्थ।
अंतस्थ ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दो यहाँ पर विसर्ग रहेगा बीच में। अंतस्थ कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितनी संख्या होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 4 की संख्या। अब इनको यदि आप जोड़ते हैं यहां से यहां तक तो 50 की संख्या आती है। लेकिन अभी हमारे वर्ण कितने हैं? 52 हैं। 2 वर्ण हमारे हैं जिनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। अब यहां पर आप जोड़िए, यहां से 11 से लेकर के 11, 2, 25, 4, 4 और ये 2, कुल ये हो गया 52। ये तो एक विभाजन हो गया एक नज़र में। अब हम सब पर स्पेशल चर्चा करेंगे, स्वर के बारे में बात करेंगे, अयोग वाक के बारे में बात करेंगे। जब व्यंजन हम आपको पढ़ाएंगे अगले एपिसोड में, तो व्यंजन का पूरा विभाजन बताएंगे कि 25 कौन-कौन से होते हैं, अंतस्थ अंतस्थ क्यों बोलते हैं, ऊष्म जो हमारे 4 वर्ण होते हैं, तो क्यों इन्हें ऊष्म कहा जाता है ना? स के 3 प्रकार इसी के अंतर्गत हम बताएंगे कि हमारा जो तालव्य स है, मूर्धन्य स है, दंत स है, तो किसको कौन सा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसकी हम बृहद चर्चा आगे चल कर करेंगे। तो पुनः आपको याद दिला रहे हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कीजिए, जिससे कि समय समय पर जब भी हम अपलोड करें इससे संबंधित वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोग जरूर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं आज हम सबसे पहले स्वर के बारे में। टोटल स्वर स्वर। अब स्वर की संख्या हमने बता दी है यहां पर 11। ये कौन कौन से होते हैं, इनको पहले हम लिख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आ। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 2 4 2 6 7 9 2 11। अब इसके आगे सामान्यतः आप लोग प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं अन, अह। अन और अम दो इसके उच्चारण होते हैं। यही दो हमारे अयोगवाह हैं। ये दो अयोगवाह। चलिए पहले अयोगवाह की चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अयोगवाह आप शुरू पहले वाली स्लाइड में देखे हैं, जो फर्स्ट स्लाइड थी, तो अयोगवाह 2 बताए हैं। अयोगवाह, अयोगवाह कितनी संख्या होती है? 2 होती है। ये दो कौन कौन से होते हैं? अन और अह। अब इस शब्द पर आप चलिए, अयोगवाह। अयोगवाह इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब मुख्यतः वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ये दोनों हमारे अक्षर न तो स्वर हैं न तो व्यंजन है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, जैसे अ लिखा होता है, अस्वतंत्र है, लेकिन इसमें व्यंजन नहीं मिला हुआ है, लेकिन अन में व्यंजन मिला हुआ है। इसके हम उच्चारण में जाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है, अ यहाँ पर हल रखिए, अन, अथवा इसको हम बोलते हैं कहीं कहीं अन, दोनों तरह से, और अह। और व्यंजन जो होता है, तो व्यंजन में पहले व्यंजन का आता है वर्ण, इसके बाद उसमें स्वर समाहित होता है, जैसे कि क एक व्यंजन है। क्यों व्यंजन है? ये क हलंत प्लस अ मिल करके हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये स्वर बाद में हुआ। जब स्वर बाद में आता है तो व्यंजन कहते हैं, लेकिन यहां पर स्वर तो पहले आ गया, ये तो व्यंजन हुआ नहीं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र है नहीं, इसके साथ में ये व्यंजन वर्ण मिला हुआ है। तो न तो स्वर में समाहित है, न योग है, न तो व्यंजन में है, इसलिए ये हो गया अयोग। अयोग, ध्यान दीजिएगा, अयोग। अयोग क्यों नाम पड़ा? अयोग, मतलब योग न तो स्वर में है न तो व्यंजन में है, इसलिए ये हुआ अयोग। वाह,
लेकिन न तो स्वर है न व्यंजन है, फिर भी भाषा की अभिव्यक्ति में इसका हम वहन करते हैं। वाह माने वहन करना, वहन। कोई कोई हमारे मित्र पूछते हैं बहन, बहन नहीं वह, ब नहीं वह, वहन। भाषा की अभिव्यक्ति में इसका वहन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका नाम हो गया अयोगवाह। ये दो हुआ, ये दो हमारे इस तरह से हैं। अब इसके अंतर्गत और हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं स्वर जो हमारे 11 हुए, ये अ से लेकर के अ। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले इसके प्रकार में, इसके वर्गीकरण में, कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, फिर उस वर्गीकरण का जो उपवर्गीकरण है उस पर हम चर्चा करते हैं। इतना बृहद इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आता है। बहुत छोटे-छोटे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन जो अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना छोटा-सा प्रश्न है, स्वर की संख्या कितनी है? लेकिन जो अयोगवा नहीं जानेगा तो तुरंत लगा देगा 13 और उसका उत्तर हो जाएगा गलत। स्वर 11 होते हैं, 11, लेकिन आपसे कोई जब बात करे कि इसको स्वर क्यों नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको स्वर नहीं बोलते हैं। अभी हम इसको क्लियर कर दिए हैं और मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मान लीजिए कोई समस्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख करके अनिवार्यतः मुझसे पूछिए। अगले वीडियो में निश्चित हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। यदि कहीं भी आपको कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आती है, छोटी से छोटी बात, तो आप निसंकोच, बेशर्म होकर के, बिना शर्म, बिना झिझक के आप कमेंट बॉक्स में अनिवार्यतः लिखिए और हम उसका उत्तर, मैं वादा करता हूं कि हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा रहा हो तो मैं उसका उत्तर अवश्य आपको बताऊंगा। लेकिन आप हमारे हमारे साथ, इस चैनल के साथ मुझसे जुड़े रहिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अब स्वर के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा स्वर 11 हुए, कंफर्म हो गया, अ से लेकर के ओ औ तक, ये पूरा अ से लेकर के पूरा औ तक हमारे ये 11 स्वर हुए। अब हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण, वर्गीकरण पर आते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है तो मुख्यतः यह वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। कुल इसके कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। अब कौन कौन से हैं? एक प्राणोत्त के आधार पर भी ले लेते हैं तो 7 प्रकार मान लेते हैं। ये हमारे जो 7 प्रकार हैं, ये हैं मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर नंबर 1, नंबर 2 है जीभ के प्रयोग के आधार पर, नंबर जो तीसरा हुआ मुख द्वार के खुलने के आधार पर, नंबर 4 ओंठों की स्थिति के आधार पर, नंबर 5 हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर है, नंबर 6 हमारा घोषत्व के आधार पर और नंबर 7 प्राणत्व के आधार पर। थोड़ी सी शब्दावली आपको कठिन लगती होगी, घोषत्व क्या है, प्राणत्व क्या है, लेकिन अभी अभी जब हम पढ़ाएंगे इसी समय आपको समझ में आ जाएगा और इतना सरल होगा, इतना सरल लगेगा कि बिल्कुल याद हो जाएगा। जो भी हम बात कर रहे हैं जिस इस टॉपिक पर, तो आप बाद में न सोचिएगा कि हम याद करेंगे, अभी इसी समय आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो वर्गीकरण क्रम से चलते हैं। नंबर 1 पहला देखते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी बनने लगेगा। मात्रा, मात्रा के आधार पर, मात्रा, चाहे इसको हम एक दूसरा नाम भी आता है उच्चारण काल, मतलब जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में कितना समय लगा, उच्चारण काल के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ। इसके 3 प्रकार हैं। मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर, अब इसका हम उपवर्गीकरण कर रहे हैं। इसका जो प्रकार है तो 3 प्रकार हैं इसके। नंबर 1 हमारा है ह्रस्व, हर है ह्रस्व। नंबर 2 है दीर्घ और नंबर 3 है प्लुत। ह्रस्व
जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ दीर्घ हो जाएगा, आ, ये दीर्घ है, अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, अ आ ई, ई, अ आ ई। अब देखिए, इसमें कम समय लगता है, लेकिन इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जब ज्यादा समय लगेगा उसे दीर्घ कहते हैं, कम समय लगता है तो उसे ह्रस्व बोलते हैं। अ आ ई उ ऊ, ऐसे वर्ण हम लिख सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः लिख ही लेते हैं अ आ ई उ, छोटा उ, बड़ा उ दीर्घ हो जाएगा। इसको हम इस तरह से ह्रस्व बोलते हैं। अब इसी में यहाँ तो अब इनकी संख्या कितनी है? ह्रस्व की 3 संख्या है, अ ई उ। दीर्घ में और अभी आगे आएंगे, आ ई उ, इसके बाद ए ऐ, इसके बाद है फिर ए ऐ ओ औ। ये सभी दीर्घ स्वर हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब आपको लगता होगा कि ये जो हमारा प्लुत है, ये जो प्लुत स्वर है, ये जो प्लुत स्वर किसे बोलते हैं? अब देखिए, पहले इन दोनों को देख लीजिए एक बार पुनः। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व बोलते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। लेकिन प्लुत में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, ए राम, पुकारते हैं ना, राम, राम। देखिए 3 मात्रा, मतलब 2 मात्रा का हमारा दीर्घ होता है, लेकिन इससे भी जब अधिक समय लगता है तो उसे हम प्लुत बोलते हैं। ये अक्सर संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा राम, इसका उच्चारण करेंगे राम, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे यहां से यहां तक राम, 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 राम। तब राम में हम अधिक दीर्घ से भी ज्यादा समय लगा रहे हैं, उसको प्लुत बोला जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा वर्गीकरण का जो पहला हम खंड देख रहे हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर। तो 3 प्रकार हुए, ह्रस्व हुआ, दीर्घ हुआ, प्लुत हुआ। ह्रस्व कम समय लगता है, दीर्घ उससे ज्यादा लगता है, प्लुत में सबसे ज्यादा लगता है। अगले वर्गीकरण में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलगा जो अगला वर्गीकरण है जीभ के आधार पर है। ये स्वर के वर्गीकरण में चल रहे हैं। नंबर 2, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं परीक्षार्थी। कैसे होते हैं? इसलिए कि एक बार तो पढ़ते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन परीक्षा के समय दिमाग काम नहीं करता है कि कौन सा होगा, कैसे होगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि मध्य स्वर होता है अ, पश्च स्वर होता है आ उ ओ औ, अग्र स्वर होता है ई ए आए, लेकिन अभी आपको याद नहीं हुआ। पुस्तक में तो ऐसा ही लिखा होता है। कैसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे? पढ़ने का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु को हम ऐसे पढ़ें कि हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह से उस अंकित हो जाए कि परीक्षा में दिखे इस तरह से लिखा हुआ। तो जैसे ये जीव लिखा हुआ है, जीव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम चलिए जीव का एक डायग्राम ही बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक जीव है, मान लेते हैं ऐसे, है ना। मान लीजिए चित्र अच्छे से नहीं भी बन जाता है तो समझने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक जीव है। अब चलिए, अब इसके 3 हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जीभ का जो अगला भाग होता है अग्र स्वर कहलाता है।
ये हमारा मध्य स्वर कहलाता है। और जीभ का मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ के जिसमें पिछले भाग का प्रयोग होता है उसको पश्च स्वर बोलते हैं। तो याद करने के लिए पहले मध्य में चलते हैं। मध्य स्वर लिख ही लेते हैं, यहां लिख लीजिए अग्र स्वर, और यहां पर लिख लेते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर, ये 3 विभाजन होता है। जीभ के आधार पर स्वर को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। लेकिन अग्र स्वर में कौन कौन स्वर आते हैं, मध्य स्वर में कौन कौन से आते हैं और पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो याद करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं मध्य स्वर में। मध्य स्वर में जब आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको याद करिए, यहाँ पर अ, केवल एक स्वर आता है अ। मध्य स्वर में एक स्वर आता है अ, याद रहेगा, बहुत सरल है। मध्य स्वर में अ आता है, इसको याद रखिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अग्र स्वर में। अग्र स्वर में 4 स्वर आते हैं, वो आते हैं ई, ई, ए और ऐ। ये 4 आते हैं अग्र में। इसको याद करने के लिए आप इंग्लिश का जो लेटर है ई याद करिए। तो ए की स्पेलिंग, ई तो इसका उच्चारण ही हुआ, ई ए लिखा हुआ हिंदी में, ये इंग्लिश में, इसका उच्चारण सेम है तो याद रहेगा। लेकिन इसकी ए की स्पेलिंग होती है ई, तो ये आप ई याद रखेंगे यहाँ पर अग्र स्वर में, तो ये चारों वर्ण आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इन पांचों के अलावा अ, ई, ए के अलावा जितने स्वर शेष बचते हैं उनको पश्च स्वर बोला जाता है। याद करने की दृष्टि से बता रहा हूं, जैसे अ के बाद आ आया, ई, अ, आ, ई, उ दोनों बचे हैं, तो यहाँ आप लिख लीजिए उ, उ। अब यहाँ ए आए तो लिखा हुआ है, अब शेष हमारा बच रहा है ओ और आ। यहाँ पर कामा लगा लेते हैं। ये हमारे जो 5 हैं, आ, उ, ओ, आओ, पश्च स्वर। अब देखिए, यदि सामान्यतः जैसे पुस्तक में लिखा होता है, जीभ के आधार पर 3 होते हैं, अग्र स्वर में ये हुआ, मध्य स्वर में हुआ, पश्च स्वर में हुआ, और ऐसे वर्ण लिखे हैं, आप एक बार पढ़ लिए तो पढ़ते समय लगेगा कितना सरल है। लेकिन परीक्षा में जैसे ही प्रश्न आएगा कि जीभ के आधार पर अग्र स्वर में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये डायग्राम जीभ का बना करके और इस तरह से यदि आप समझते हैं कि मध्य स्वर में अ, अग्र स्वर में हमारा ई, ए, ऐ और पश्च स्वर में ये शेष, जिस तरह से मैं समझाया हूं, तो मेरा मानना यह है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और निश्चित तौर पर यदि 1 नंबर का यदि पूछता है तो आप 1 नंबर जरूर पाएंगे। और एक नंबर का बहुत ही वैल्यू है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखते हैं कि 1 नंबर में सीधे लिस्ट रहती है हजारों की, सैकड़ों की, तो 1 नंबर की ही बहुत वैल्यू होती है, 1 नंबर से ही सिलेक्शन होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि 1 भी नंबर का गलत न होने पाए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण है मुख द्वार के आधार पर। अगला हम लिखते हैं नंबर 3, मुख द्वार। मुख द्वार, कहीं कहीं मुख विवर भी लिखा होता है, तो आप द्वार को याद कर लीजिए विवर के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। ये तीसरा वर्गीकरण है, मुख द्वार विवर के खुलने के आधार पर। अब इससे भी जो प्रश्न आता है तो वो भी बहुत कठिन होता है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत सरल है, अभी समझाएंगे, बहुत सरल होगा। इसके 4 प्रकार हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। कितनी कठिन शब्दावली लग रही है, लेकिन अभी देखिए अभी बहुत सरल हो जाएगा। एक हम लाइन खींच लेते हैं। ये समझाने के लिए है, डायग्राम ये है समझाने के लिए। एक यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं, चलिए ये लाइन में खींच लिया, ठीक है, ऐसे। अब इसके जो 4 प्रकार हैं मुख द्वार विवर खुलने के आधार पर, कौन कौन से? विवृत,
अर्धविवृत, संवृत्त, अर्धसंवृत्त। ठीक है, तो यहां पर पहले दो हम शब्द लिख लेते हैं। एक विवृत, यहां पर आप लिख लीजिए, ये केवल याद कराने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, विवृत। विवृत, विवृत का जो अर्थ होता है उसको ओपन बोलते हैं। इंग्लिश में आप थोड़ा शब्दावली देखेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा, ओपन अर्थात खुला हुआ। दूसरा शब्द है संवृत। संवृत, इसकी शब्दावली जो इंग्लिश में हम देखते हैं इसको बोलते हैं क्लोज अर्थात बंद। अब थोड़ा सा आनंद आया होगा। विवृत और संवृत क्या है? विवृत का अर्थ होता है, कभी कभी समझने के लिए यदि इंग्लिश शब्दावली से हमको समझ में आ रहा है वह शब्द तो समझ लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, कैसे भी हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुख्य द्वार विवर के खुलने के आधार पर हम बात कर रहे हैं, वर्गीकरण के चार हैं। विवृत है, इसमें फिर अर्ध विवृत है, संवृत है और फिर अर्ध संवृत है। ठीक है, तो पहले हम समझने के लिए विवृत को समझ लें और संवृत को समझ लें। विवृत हुआ ओपन, संवृत हुआ क्लोज। अब विवृत ओपन, इसके अंतर्गत चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। अर्ध विवृत एक लिख लेते हैं, अर्ध विवृत, और एक यहां पर हम और लिख लेते हैं, अर्ध संवृत। ठीक, ये चार प्रकार हैं। अभी जो अर्ध विवृत है, तो जैसे विवृत का अर्थ हुआ ओपन, तो अर्ध विवृत हाफ ओपन, हाफ ओपन। अर्ध संवृत हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। ठीक है, अब देखिए विवृत ओपन, अर्ध विवृत हाफ ओपन। ये जो विवृत है इसके अंतर्गत केवल एक वर्ण है। वो कौन सा वर्ण है? बहुत सरल है, कौन सा वर्ण है? आ। जब हम इसका उच्चारण करते हैं पूरा मुख खुल जाता है ना? मुख द्वार विवर के खुलने के आधार पर आ पूरा एकदम दोनों ओठ एक दूसरे के अपोजिट पूरे खुल जाते हैं, आ। ठीक, इसको हम विवृत बोलते हैं। अब अर्ध विवृत की बात करते हैं, तब अर्ध विवृत में आते हैं आ। अब देखिए क्रम से वर्णमाला पढ़ेंगे तो मजा आएगा। आ, ई का जैसे उच्चारण किए तो हमारा मुख तो खुला ही नहीं, ई आ जाएगा समृत में, ई समृत में ही। ऊ क्लोज, तब क्या क्लोज? मुख द्वार क्लोज, मतलब हमारे दोनों जो ओठ हैं तो सीधे दांत बंद है, इसका उच्चारण हो जाता है ई ऊ। तब दोनों ऊपर के ओष्ठ और नीचे के जो हमारा ओष्ठ है दोनों लगभग मिले हुए हैं इनके उच्चारण में। जैसे आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है आ। अर्ध विपरीत अ, मतलब आधा मुंह खुला। तो आ ई ऊ। अब इसके बाद दो हमारा और वर्ण बचता है ए। आए तो ए हमारा अर्ध समृत में आएगा। ए जैसे ही बोलते हैं अर्ध समृत, हाफ क्लोज। लेकिन आए जैसे आए बोलते हैं तो थोड़ा सा मुंह ज्यादा खुल गया, ए आए। फिर जब बोलेंगे ओ अर्ध समृत में, ओ हाफ क्लोज मुंह है। लेकिन औ का उच्चारण जब करेंगे औ तो हमारा मुंह थोड़ा सा हाफ ओपन होता है। तो इस तरह से ये इसके हैं। अगला हम चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, फिर से आप समझ लीजिए। अ का उच्चारण अर्थ विपरीत, मतलब विपरीत के अंतर्गत एक वर्ण आता है हमारा केवल आ। अर्थ विपरीत के अंतर्गत तीन वर्ण आते हैं ऐ औ। समृत के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं ई ऊ। और अर्ध समृत के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं ए और ओ। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो वर्गीकरण है नंबर 4 में, होठों की स्थिति के आधार पर। नंबर 4 है हमारा ओठों की स्थिति।
के आधार पर। अभी हमने इसके पहले पढ़ा मुख विवर अर्थात मुख द्वार खुलने के स्थान पर, इसके पहले पढ़ा था जीभ खुलने के आधार पर, इसके पहले पढ़ा था मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर। अब हम ये पढ़ रहे हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है। इसके केवल दो प्रकार हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। नंबर 1 को बोलते हैं अवृतमुखी, अवृतमुखी, और दूसरा हमारा इसका प्रकार है वृतमुखी, वृतमुखी। जैसे वृत्त, वृत्त से समझ लीजिए, मतलब जब हमारा ओंठ गोला हो जाए जिसके उच्चारण में वृत्त के आकार का हो जाए तो वृत्तमुखी, और जब हमारा ओंठ गोला न बने जिसके उच्चारण में अवृतमुखी। तो वृत्तमुखी पहले गोला किस में बनता है? जैसे हमने उच्चारण किया ऊ, बड़ा ऊ का भी ऊ ऊ, ओ आओ, ये इनका जैसे उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठों की स्थिति वृत्तमुखी होती है, इसलिए इसे वृत्तमुखी के अंदर रखते हैं। अवृतमुखी जब उच्चारण हम करते हैं अ आ, देखिए ओंठों की स्थिति अवृतमुखी हो रही है, अ आ, बोल करके देखिए सभी लोग, ई ई ए आए। ये हमारे जो लगभग 6 वर्ण हैं, अ आ ई ए आए, 3 3 6 वर्ण हो गए, तो इनकी स्थिति अवृतमुखी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगले चलते हैं, अगला जो हमारा है नंबर 5वां, नंबर 5 है हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा निकलती है, यह हवा नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। तो नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा निकलती है तभी तो उच्चारण होता है, और ये हवा नाक से निकलती है और मुंह से निकलती है। कभी कभी नाक से ही केवल निकलती है, कभी केवल मुंह से निकलती है, कभी कभी दोनों से निकलती है। तो इस आधार पर यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार से वर्णन होता है, वर्गीकरण होता है। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं ऋणानुनासिक, निरनुनासिक, और दूसरा होता है अनुनासिक, अनुनासिक, नासिका अर्थात नाक, इससे बना हुआ है शब्द ये। जब हवा स्वरों का उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, मतलब निरनुनासिक, निह मतलब नासिका का प्रयोग नहीं होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह के साथ साथ जब केवल मुंह से निकलती है तो उसे निरनुनासिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं, जैसे कि हमने उच्चारण किया अ का, फिर आ का, फिर ई का इत्यादि। लेकिन अनुनासिक में, अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अनुनासिक, ध्यान रखिएगा, अनुनासिक नासिका के साथ, मतलब मुंह और नाक जब दोनों से हवा निकलती है तब इसे बोलते हैं। ये जो वर्ण होते हैं चंद्र बिंदु वाले होते हैं, आ, ये जो वर्ण होते हैं तो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, चंद्रबिंदी लगी होती है इनमें इत्यादि। हम अगले वीडियो में फिर अनुस्वार और अनुनासिक की अलग से चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक होगा। अनुस्वार किसे बोलते हैं, अनुनासिक किसे बोलते हैं, अभी केवल यही हम समझ लें। अभी पूरी बात करेंगे तो हमारा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। हम तो केवल यहाँ पर यह समझें
कि अभी हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो नाक, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर दो इसके प्रकार हुए, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक अर्थात जब केवल मुंह से हवा निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणानुनासिक बोलते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, ई इत्यादि आ गया। अनुनासिक जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और वह उच्चारण दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, चंद्रबिंदु लगती है, तो उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। अब एक हमारा जो छठवां प्रकार है, वो छठवां प्रकार है, कौन सा है, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, बहुत सरल है, घोषत्व के आधार पर। अब देखिए घोष किसे कहते हैं। घोष का अर्थ होता है घोष, घोष से घोषत्व बना हुआ है। तो जो घोष होता है, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है उन्हें घोषत्व बोलते हैं। अर्थात स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो जितने हमारे स्वर हैं, जितने हैं पूरे 11 के 11 सभी सघोष ध्वनियों वाले हैं। तो कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वर सघोष हैं कि अघोष हैं, या कोई एक स्वर लिख दिया मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया हमारा अ, ई, कोई भी स्वर पूछ दिया कि सघोष है कि अघोष है, तो जितने स्वर हैं सभी सघोष हैं। बिल्कुल याद रखिए कि सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण में सभी स्वर सघोष हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं है, सभी सघोष हैं। मेरा मानना है कि आपको याद हो गया होगा। अब हम सातवां वर्गीकरण देखते हैं, वह है प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। यह भी बहुत सरल है, बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत सरल है। कैसे, प्राण का अर्थ होता है, प्राण जैसे घोष का अर्थ हुआ श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है, तो प्राण का अर्थ होता है हवा। जब हम किसी भी जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से हवा निकलती है, तो यह हवा क्या होती है, कभी कम निकलती है, कभी ज्यादा निकलती है। तो जब हवा कम निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण, और हवा जब ज्यादा निकलती है तो उसे महाप्राण बोलते हैं। तो जितने स्वर हैं सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, अतः सभी हमारे स्वर अल्प प्राण है, महाप्राण कोई भी स्वर नहीं है। यदि कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया या स्वर सीधे लिख दिया अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो ये अल्प प्राण। और यदि मान लीजिए एक भी स्वर पूछ सकता है, जैसे मान ली ओ पूछ दिया, ओ पूछ दिया, ई पूछ दिया, कोई भी स्वर पूछ दिया कि हमारा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो अल्प प्राण है। तो ये दोनों चीज हमेशा याद रखिए कि सभी स्वर स्वघोष हैं और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। तो जहां तक मानना है कि आज ये स्वर के बारे में जितनी हम बात किए हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा ये हमारा वीडियो, आपको समझ में कितना आया, क्या समझ में नहीं आया, निसंकोच आप पूछिए, कमेंट कीजिए मुझको, और इंस्टाग्राम में पूछिए। इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं प्रश्नों को। आगे चल करके हम व्हाट्सएप नंबर भी हम सर्व करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं आपको जरूर इसका जरूर उत्तर बताएंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं व्यंजन के साथ। व्यंजन के साथ बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे हम, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण कितने होते हैं, और व्यंजन के कितने प्रकार हैं, और संयुक्त व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद।